अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ थिंग्स। एक तो बात यह है कि प्लीज़ ट्राई करें कि आप टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने, आप टेलीफोन पे मुझसे बात करें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। और उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच जो आप सारा ये कर रहे हैं। सो हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी जी तारक भाई, ये पूछना था कि हम 2060 में इधर आए थे मार्च में ना, जी। यूरोप से। तो अभी हमको 5 साल होने वाले हैं, तो हम कब अपना अप्लाई कर सकते हैं वो पक्का कार्ड, और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? और हमने मार्च में आए थे और अप्रैल में 7 अप्रैल को हमने काम शुरू किया था, मसला अपने टीटी राइट इस्तेमाल किए थे। तो अब हम कब अपना अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन कर सकते हैं, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या किस तरह करना है, कुछ ज़रा प्लीज़ बता दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, अब क्योंकि उन्होंने ईयू सेटलमेंट स्कीम शुरू कर दी है, तो उसमें अच्छी बात है कि हर चीज़ ऑनलाइन होती है। तो बेसिकली जब आपके 5 साल इधर पूरे हो जाएंगे अप्रैल 2021 में, तो आपने उसी तरीके से ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू, जिस तरह आपने अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था, उसी तरीके से आप उस पर जाके सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे। अब जो मेन आता है, जो एक अच्छी बात है स्कीम के अंदर, कि कभी कभी ये आपका रिकॉर्ड खुद उठा लेते हैं पीएवाई का, और वो आपको सेटलमेंट दे देते हैं विदाउट सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पूरे 5 साल का इनकम का रिकॉर्ड अपने, जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन डालते हैं तो एविडेंस के अंदर चढ़ा सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली एप्लीकेशन डालते वक्त 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ना दें एंड वो खुद असेस कर लेंगे, और अगर उनको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो आपसे मांग लेंगे। या कुछ लोग कहते हैं नहीं तारिक भाई, हमारा रिकॉर्ड तो है, सारा कुछ वो देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा डिसीजन थोड़ा जल्दी हो जाए, तो हम खुद चढ़ा देते हैं सारे डॉक्यूमेंट। तो जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे तो स्टेज के अंदर जाके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि जी ये पूरे 5 साल का मेरा रिकॉर्ड है। तो इसी तरीके से आप ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करके अपनी सेटलमेंट हासिल करेंगे अप्रैल 2021 के अंदर। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मेरे एक दो सवाल करने हैं। मैं 2010 में स्टूडेंट आया था यहाँ पे, तो 2013 के एंड तक तो मैं लीगल रहा था। उसके बाद कॉलेज बंद हो गया, तो मैं दोबारा एक्सटेंशन नहीं करा सका जी। तो 2020 चल रहा है, ऑलमोस्ट कोई 10 साल से ज्यादा हो गए। तो मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहता है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी है मेरे पास। तो मैंने सुना है 20 साल के ऊपर वीजा लगता है, लेकिन अब मेरे 10-11 साल हो गए हैं। तो एक सवाल तो ये है कि इसी सिचुएशन में मेरा कोई एप्लीकेशन हो जाए, केस बन जाए, कोई मुझे वीजा लग जाए इसी सिचुएशन में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी फियांसी है, उसका डिपेंडेंट वीजा यूरोपियन फैमिली मेंबर का, तो उसको 5 साल हो चुके हैं। उसमें 5 साल में तकरीबन 1.5 साल तो गुजर गया, 3.5 साल रह गए। अब वो मेरी कोई हेल्प कर सकती है? उसका मैंने कुछ एक जगह से पूछा था, वो कहते हैं कि नहीं, जब तक उसका इंडेफिनेट नहीं होता उस वक्त तक आपका भी वीजा नहीं लगेगा। तो उसमें तो अभी 3.5-4 साल का अर्सा बाकी है, और उसकी जो फैमिली है उन सबके पास पुर्तगाल के पासपोर्ट हैं। तो उससे पहले कुछ और हो सकता है मेरा, मतलब मेरी अपनी बेस के ऊपर या उसकी वजह से या उसकी फैमिली की वजह से, मतलब मेरा कोई एज सून एज पॉसिबल कोई वीजा लग सकता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, आपके लिए 2 रास्ते हैं, एक आपके अपने ऊपर और एक जो आपकी फियांसे हैं। तो पहले मैं फियांसे की बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपकी बात करता हूँ। जहाँ तक फियांसे की बात है, वो खुद एज ए डिपेंडेंट वीज़े पे एज ईए नेशनल, यानी कि उनके पास मोस्ट लाइकली पासपोर्ट, से एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान का है, लेकिन क्योंकि उनके वालिद पोर्चुगल हैं तो उनको खुद डिपेंडेंट वीज़ा उसके ऊपर मिला हुआ है, तो वो तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल दुरुस्त आपको बताया गया, जब तक उनके पास इनडेफिनेट नहीं आता तो फिर वो जारी बात है अपेंडिक्स FM के अंडर आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपकी शादी हो चुकी हो या आप 2 साल से
इकट्ठे रह रहे हैं, और उसके बाद भी क्योंकि आप ओवरस्टे रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं या इनसिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल हैं कि आपको यहीं से वीज़ा दिया जाए। यानी कि सिर्फ जब 2 साल बाद उनको 3 साल बाद इंडेफिनिट मिलेगा तो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, फिर भी आपको थोड़े से हर्डल पास करने होंगे। आपके प्रपोज्ड फादर इन लॉ आपकी मदद इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज फिर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर में आएंगे, और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के लिए कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर से पहले भी आपको रेजिडेंट कार्ड मिला हो। तो जो कि आपके पास नहीं होगा तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि वो फिर कहेंगे कि आप एक्सटेंडेड में नहीं आते। तो जहाँ तक बात है कि आप वीज़ा हासिल करें ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रपोज्ड फियांसे, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक उनके पास इंडेफिनिट नहीं आता इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो ये तो बात ये आ जाती है। अब आ जाते हैं हम आपके अपने ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर। देखें, कानून 2 तरह के हैं जो प्राइवेट लाइफ के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ये बोलता है कि अगर आप इस मुल्क में 20 साल से रह रहे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अंडर द प्राइवेट लाइफ रिजीम, और वो आपको 2.5 साल का वीज़ा देते हैं। तो अभी 20 साल अभी होने में आपको थोड़ा सा टाइम है। एक और प्राइवेट लाइफ के अंदर प्रोविज़न होती है जो ये बोलती है कि अगर आपको 20 साल से कम टाइम हुआ इस मुल्क के अंदर, बट दे आर सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, यानी कि नॉट इवन सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स कि आप अपनी होम कंट्री में जाके नहीं रह सकते, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका बहुत बहुत ख्याल रखें बिकॉज इसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत 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 हाई है। अगर आपने बोला है आई होप आप बेहतर हो जाएं, लेकिन आपने कहा अगर मुझे सिर्फ डिप्रेशन है तो वो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता। तो एक बात मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बोलता हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हाँ जी हमने पढ़ा है कि अगर आपको 20 साल पूरे नहीं भी हुए हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है ना वीज़ा मिलने का वो बहुत हाई है। और एक बात मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ तो मैं आपको भी रिपीट करूँगा प्लीज़, आपके लिए भी और बाकी सुनने वालों के लिए। एक चीज़ होती है एप्लीकेशन डालना, एक चीज़ होती है वीज़ा हासिल करना। अगर आपका मकसद है एप्लीकेशन डालना वो बात डिफरेंट है, लेकिन वीज़े के ऊपर बात किया करें ताकि आपको पता हो। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और वो ये समझते हैं कि क्योंकि, और मैं अब आपके लिए बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, वो समझते हैं कि क्योंकि हमने एप्लीकेशन डाल दी है तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। देयर इज़ नो सच थिंग। आप एप्लीकेशन इसलिए डाल रहे हैं कि आप समझते हैं आप इस लॉ के अंदर बैठते हैं, लेकिन डालने से पहले किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से ये ज़रूर पूछ लें प्लीज़ कि आया मैं इस वीज़े पे मेरे चांसेस क्या हैं मिलने के। और इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, मुझे बहुत सारे लोग अब कॉल करें कि वो जी सुना है कि कोई एमनेस्टी आने लगी है। सर अभी तक कोई दूर दूर तक निशान नहीं है किसी एमनेस्टी का। आएगी तो फिर पता चलेगा, वो भी अगर आई कि जी किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई एमनेस्टी का चांस नहीं है। इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर की बात है, ड्यूरिंग कोरोना वायरस किसी ने कोई स्कीम चलाई पिटिशन के साथ कि जी एमनेस्टी दें लोगों को। आई थिंक उस पिटिशन ने सिर्फ 16,000 सिग्नेचर पूरे लिए। उस पर क्योंकि 10,000 से ऊपर थे, गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया और बड़ा फर्म रिस्पांस दिया कि कोई हम एमनेस्टी अभी ऑफ़र नहीं करने लगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में कुछ सालों बाद नहीं आएगी, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं ना कि अभी एकदम एमनेस्टी आ जाएगी, देयर इज़ अभी तक कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई दूर दूर तक निशान नहीं है। हाँ, कल कोई बात चेंज हुई तो ऑफ कोर्स मैं अपने शो में भी बोलूँगा, लेकिन मैं इसलिए बात रेस कर रहा हूँ कि आई डोंट नो व्हाई मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं जी सुना है कोई एमनेस्टी आ रही है। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारक भाई बोल रहे हैं? जी जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें। जी जी तारक भाई, आपको अल्लाह ताला जज़ा दे, बड़ा अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं आप बड़ी तफसील से। तो प्लीज़ मेरे भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो मुझे भी तफसील से प्लीज़ बताइएगा। जी जी बोलिए। मैं स्पाउस वीज़े पे आई हूँ यूके में, तो मेरे 2 बच्चे भी हैं और जिनके पासपोर्ट ब्रिटिश पाकिस्तान से लिए थे हमने। जी। तो अभी जुलाई में फर्स्ट एक्सटेंशन मैंने करवानी है जुलाई के एंड में, कि मेरा वीज़ा जो वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। तो एक तो ये बताना है आपने कि ये मैं अब दोबारा जो अभी मैंने करना है मतलब एक्सटेंशन, तो इसके लिए मैं कब अप्लाई करूं। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम केरल की जॉब कर रहे हैं जो कि पार्ट टाइम है दोनों की, लेकिन उसके आवर्स बनते हैं 39 आवर्स बन जाते हैं हमारे वीकली। तो उससे हमारी जो इनकम होती है वो बन जाती है 17,684 पाउंड। तो इसमें से हमारे जो वैसे तो हम बताया हुआ कि 18,600 होना चाहिए टोटल, तो उसमें से हमारा 916 पाउंड जो है वो कम होते हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हम सेविंग शो करें
इस जॉब के साथ जो कि 7,684 है, इसके साथ कितनी सेविंग हम शो करेंगे तो हमारी वो वेज जो है वो पूरी हो जाएगी 18,000 वाली। और साथ फिर ये मैं पाकिस्तान से A1 का कोर्स भी करके आई थी इंग्लिश का, तो अभी जब मैंने ये फर्स्ट एक्सटेंशन करवानी है तो इसमें मैंने कौन सा कोर्स भी करना है इंग्लिश के साथ, और वो पहले करना है या कि बाद में करना है? प्लीज ये मुझे भी जरा तफसील से बताइएगा इसका आंसर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक पहली बात है वो आपने मुझे पूछा कि अप्लाई कब करना चाहिए, तो नॉर्मली प्रोसीजर ये होता है कि आप 28 डेज़ पहले रफली लोग अप्लाई करते हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि आप क्योंकि स्पाउस रूट के ऊपर हैं और आपके जब 5 साल इस मुल्क में पूरे होंगे फिर आप अप्लाई करेंगे सेटलमेंट के लिए। तो लोग इसलिए भी बहुत ज़्यादा जल्दी भी अप्लाई नहीं करते कि अगर वो जल्दी से वीज़ा दे दे तो ये ना हो कि 5 साल पूरे ना और हमारा सेकंड वीज़ा भी ख़त्म हो जाए। तो एज अ रूल स्टैंडर्ड होता है 28 डेज़ पहले लोग अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन की। फिर आपने बात की कि अगर हमारी इनकम शॉर्ट है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या है सेविंग का। आपकी जो शॉर्टफॉल इनकम है, मैं एग्जांपल दे देता हूं बिकॉज मैंने फिगर तो नोट किया कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, तो मोटा मोटा कर लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं मेरी इनकम शॉर्ट है 1,000 से, यानी कि जब मैं टोटल करती हूँ अपनी PAY तो मेरी PAY बनती है 17,600, 18,600 रिक्वायर्ड है, तो जी 1,000 का गैप है। उसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आप 1,000 को 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो जब 1,000 को 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, आई डू अपोलोजाइज अगर मैं गलत कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो कोई तकरीबन बन जाता है 3,000 के करीब, और राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ। और फिर आपने 16,000 जो सेविंग का फिगर है वो 3,000 के अंदर ऐड करना है। इन अदर वर्ड्स आपको सेविंग चाहिए 19,000 की। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज लोग कहते हैं जी मैं तो मेरा जो गैप था वो 1,000 का था, आप 19,000 रुपये किधर चले गए। बिकॉज फॉर्मूला ये है कि जो आपकी डेफिसिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करें और उसमें 16,000 ऐड कर लें। फॉर्मूला डिफरेंट है जब आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, वो ज़रा रिलैक्सड है, बट एक्सटेंशन पे ये फॉर्मूला है। तो आपका जो भी डेफिसिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2.5 करें और उसमें 16,000 ऐड कर दें। तो अगर 6,000 आपकी सेविंग है तो फिर प्रॉब्लम है, बिकॉज 16,000 तो वैसे ऐड करना है तो वो उससे ज़्यादा है, तो दैट इज़ वेयर यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो एक तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। तीसरी चीज़ आपने बोली इंग्लिश टेस्ट की। देखें जो नॉर्मल इंग्लिश टेस्ट होते हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, तो क्योंकि आप 2 साल से ज़्यादा आपके वीज़े के तो हो गए होंगे, तो बेहतर है आप एक नया इंग्लिश टेस्ट कर लें। होम ऑफिस की वेबसाइट पर पूरी लिस्ट है टेस्ट की, कुछ टेस्ट अब ऐड हो गए हैं उसके अंदर सहूलत के लिए, लेकिन जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट आप समझ लें पॉपुलर हैं वो ट्रिनिटी कॉलेज है या IELTS है। इससे पहले मैं ये तो आपके सारे सवालों के जवाब हो गए, पर एक बात मैं बोलूँ क्योंकि मुझे एक बात दिमाग में आई है और मैंने उसको चेक नहीं किया, प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि सर्टन कैटेगरीज अब वो NHS के अंडर जो आती हैं, आई डू नॉट नो केरर उसमें है या नहीं, क्योंकि मेरे सामने वो खुला नहीं है। मे बी आप मुझसे बाद में रब्ता करें, मैं बता दूँ, या किसी से भी पूछ लें, क्योंकि सर्टन कैटेगरीज अब उन्होंने कर दी हैं जिनको उन्होंने कहा अगर आपके वीज़े इस पीरियड के बीच में ख़त्म हो रहे हैं तो हम आपको फ्री में एक एक्सटेंशन दे रहे हैं, आई थिंक 1 साल की। वेदर आप उस गाइडलाइन में पॉलिसी की आती हैं या नहीं, उसको एक दफ़ा चेक कर लें। बिकॉज देखें मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर मुफ्त का वीज़ा 1 साल का एक्सटेंड हो सकता है, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये ना समझें कि ब्लैंकेट पॉलिसी है, वो बड़े स्पेसिफिक लोगों के लिए है। मुझे याद है मैंने पढ़ा था और इस वक्त सामने सब कुछ लिखा हुआ मुझे आ रहा है, लेकिन दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रहा। तो बेहतर है किसी भी बंदे से बात करके आप पूछ लें कि जी मैं ये वाली जॉब, बिकॉज मुझे नहीं पता आप कैरियर में किस डिपार्टमेंट में काम करी, आइदर प्राइवेट होम में करी, NHS में करी, या किसी और तरीके से आप कैरियर हैं, लेकिन अगर आप उस गाइडलाइन के अंदर आती हैं गवर्नमेंट की, तो फिर कम से कम 1 साल या कुछ अरसे का वीज़ा आई नो उन्होंने बोला हुआ हम फ्री देंगे, तो वो ज़रा ज़रूर चेक कर लें कि क्या आप उस एक्सेप्शन में आती हैं या नहीं। तो फिर फ़ायदा ये होगा कि कुछ अरसे के लिए कम से कम आपकी कॉस्ट बच जाएगी। बट ये ना समझें कि मैंने बोला कि आप उसमें आती हैं एक्सेप्शन में। प्लीज़ चेक कर लें कि वो जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी ने दिए हैं आप उसमें बैठती हैं या नहीं बैठती। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी अस्सलाम। सर, मेरे 2 क्वेश्चन हाँ थे। पूछें। पहला तो ये था कि यहाँ मैं स्पाउस वीजे पे हूँ और मैंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था और ये 11 जनवरी को मेरे फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं। और ये पूछना था कि अब जब हम ऑनलाइन देख रहे हैं, पहले तो ये शो नहीं हो रहा था, अब हो रहा है कि आपने 23 नवंबर तक फिंगरप्रिंट्स करने थे, ये लिखा आ रहा है, जबकि मेरे अभी 11 को हुए हैं। तो इसका कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वीजा आने में? और दूसरा क्वेश्चन है कि आफ्टर फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट्स कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम होता है वीज़ा आने में, डिसीजन आने में? थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल हाँ का। जी। मुझे बताया जाता है कि आप जितनी देर में बात करी थी कि हमारा पहले ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद मैं बाकी कॉल्स लूँगा। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जो शो का है। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग ब्रेक पे चलते हैं। इंशाल्लाह ताला वापस आके हम थोड़ी सी और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मेरे फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं लेकिन मेरे सिस्टम पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आप उसकी फ़िक्र ना करें। अगर आपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए और कोई प्रॉब्लम हुई तो होम ऑफिस आपसे ईमेल के थ्रू रब्ता करेगा। और जहाँ तक वेटिंग पीरियड की बात है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू मैम, इस वक्त कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्र से काम लें, बिकॉज आप खुद देख लें एवरी डे हालात कितने ख़राब हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो इट कुड बी एनी वे फ्राम 3 months अप टू 6 months। और इससे पहले मैं अगली कॉल लूँ, क्योंकि हम जब ब्रेक पे थे मैंने ऑनलाइन जाके चेक किया, क्योंकि कोई थी वो सोशल केयर के अंदर काम करिए कि मैम अगर आप सोशल वर्कर हैं तो वो फिर उस कैटेगरी में आता है, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर लें, क्योंकि होम ऑफिस की गाइडलाइन ये बोल रही है कि अगर आपका वीज़ा अक्टूबर 2020 एंड 31 मार्च 2021 के बीच में ख़त्म हो रहा है एंड आप NHS के लिए या किसी इंडिपेंडेंट केयर प्रोवाइडर के लिए काम करें इन वन ऑफ दीज आप समझ लें जॉब टाइटल्स, उन्होंने प्रोफेशनल हेडिंग्स दी, उसमें आपके लिए जो केयर्स हैं उनके लिए सोशल वर्कर आता है, तो हम 1 साल के आपको एक फ्री में वीज़ा देंगे। तो मुझे नहीं पता आप सोशल वर्कर कैटेगरी में आती हैं या नहीं, वो आपका एम्प्लॉयर आपको बता देगा या आपको अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखना पड़ेगा। बट दैट वाज द नियरेस्ट वन आई कुड फाइंड टू केयरर्स। वरना मैंने आपको जिस तरह बोला होम ऑफिस की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ज़रूर जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। अपना सवाल पूछ लें और मैं फिर टीवी पे जवाब दे देता हूँ। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने अप्रैल 2019 में नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। अप्रैल 19 में जी मुझे ILR मिला था आफ्टर लॉन्ग रेजिडेंसी बीइंग डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है। तो जब मैंने अप्लाई कर लिया था तो उसके बाद चूंकि हम कुछ फैमिली वाइज, मेरी वाइफ भी उनके पास भी नेशनैलिटी है, मेरा बेटा भी है, वो भी नेशनल है, तो हम कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे थे। मेरी जॉब खत्म हो गई, तो उस क्राइसिस की वजह से हमारी कुछ थोड़ी सी आर्गुमेंट्स हुए। तो जून 19 में नेशनलाइजेशन अप्लाई करने के 2 महीने बाद हमारा झगड़ा हुआ। तो मिसेस मेरी सोशल सर्विसेज के पास चली गई और सोशल सर्विसेज के बंदे ने बगैर मेरी मिसेस को बताए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस हमारे घर आ गई और मुझे कॉशन इशू हो गया। खैर उसके बाद हमारा मसला सेटल हो गया जो कुछ भी है, लेकिन मुझे जनरली ये नहीं था पता कि मुझे होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना है और हम अपने सर्कमस्टांसिस को सेट करने में लगे रहे। लेकिन मुझे मेरा नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई और मुझे 10 साल के लिए बैन कर दिया गया कि होम ऑफिस का एलिगेशन जो था वो ये था कि मैंने डिसेप्शन का मैं मुर्तकिब हूँ। उसके बाद मैंने अपील की, जुडिशनल रिव्यू किया 2 दफ़ा और दोनों दफ़ा वो रिफ्यूज हो गया। अब जिन सॉलिसिटर के थ्रू ये किया था उन्होंने ये कहा था जब रिफ्यूज हो गया दोनों दफ़ा, तो उन्होंने कहा था कि टेक्निकली मैं 3 साल के बाद, क्योंकि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि कॉशन के 3 साल के बाद अगर आपका मजीद कोई कॉशन नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन चूंकि होम ऑफिस ने मुझे 10 साल के लिए बैन किया हुआ है, तो इसमें क्या कहाँ तक कोई पॉसिबिलिटी है या क्या मुझे वाकई 10 साल इंतजार करना पड़ेगा? ऑलराइट, मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, मैं केस की बारीकी में तो नहीं जा सकता बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि होता ये है कि एक चीज़ होती है नॉन कस्टोडियल सेंटेंस, कि अगर आपको नॉन कस्टोडियल सेंटेंस लगे जिसमें पेनल्टी वगैरह आ जाती है, मतलब कोर्ट के थ्रू जब आपको कोई फ़ाइन हो, ये कॉशन वगैरह आ जाता है, तो वो फिर आपको 3 साल के लिए बैन करते हैं। लेकिन जब आप पे डिसेप्शन लग जाए या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन लग जाए तो वो फिर खुद कहते हैं कि अगले 10 साल तक अगर आप कोई भी एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपके कैरेक्टर पे एडवर्स चीज़ होती है कि आपने हमारे साथ डिसेप्शन इस्तेमाल की है, तो इसलिए हम आपको बैन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 इयर्स उन लोगों के लिए नॉर्मली होता जिन पे डिसेप्शन नहीं लगती, लेकिन क्योंकि आप पे डिसेप्शन लग गई है
होम ऑफिस ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप 10 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको 10 ईयर्स तक वेट करना है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि आई कैन नॉट गो इनटू द बेसिस ऑफ आपकी अपील्स बिकॉज मैंने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े। अब मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा है जी टेलीफोन पे, मैं किसी को जानता हूँ, उनके साथ हुआ था कि पकड़े गए टेलीफोन पे गाड़ी चलाते हुए बात करते हुए, और उनको पता नहीं था कि जब आप टेलीफोन पे पकड़े जाएं गाड़ी चलाते हुए बात करते हुए वो क्रिमिनल ऑफेंस है, और फिर 3 साल तक वो अपनी नेशनैलिटी अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन अगर उन पर डिसेप्शन लगती तो फिर होम ऑफिस पर कहता कि आप 10 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते और वो उस डिसेप्शन को JR के थ्रू उतार नहीं सकते, तो फिर उनको इतना वेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। डू अपोलोजाइज़ आपके साथ क्या हुआ। मैं जिस तरह बोला, मैं कोई और कमेंट नहीं देना चाहता बिकॉज मैंने आपका केस नहीं पढ़ा। ऑल आई कुड से इज़ कि आई विश यू ऑल द बेस्ट, और कम से कम आपके पास इंडेफिनिट तो है, सो दैट्स गुड फॉर यू। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। मेरी वाइफ का ILR जो है ना वो ड्यू है मार्च में, आई मीन वो स्पाउस वीजे पे है, तो 2 मार्च को उसका वीजा एक्सपायर हो रहा है। तो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम जब 2.5 ईयर के बाद उसकी एक्सटेंड करवाई थी तो मैंने सुपर सर्विस ली थी जी। तो वो कोविड की वजह से वो सुपर प्रीमियम सर्विस बंद है, तो मैं क्या करूं? थैंक यू सो मच मेरे भाई। और तारिक भाई, मेरा मेन सवाल का ये मकसद है, अगर मैं सुपर सर्विस नहीं भी लेता तो मेरा अपना आई एम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसी सर्विस है कि मैं उन्हें दूं, चाहे वो नॉर्मल ही हो, लेकिन मैं बाई पोस्ट होम ऑफिस भेजूं, बड़ा वेस्ट हो जाता है टाइम, और वो मुझे डर लगता है कि मेरे पेपर आगे पीछे ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी सर्विस है कि मैं उन्हें जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दूं और वो नॉर्मल चेक कर ले, प्लीज। ऑलराइट, देखें, पहली तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो नया सिस्टम आया है जो कि होम ऑफिस या आपसे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मांगता है या आप सोप्रा की ऑफिसेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अब कहीं भी नहीं जाते। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आपके पास 2 ऑप्शंस होती, 3 ऑप्शंस होती हैं रादर, पहले ये सुन लें गौर से। ऑफ कोर्स आजकल प्रीमियम सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो 3 ऑप्शंस हैं वो सुन लें। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं किसी की भी, आप एंड में जाते हैं एप्लीकेशन के, जहाँ बोला जाता है जी ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स है, ये चेकलिस्ट है, वहाँ नीचे एक टैब आता है बुक इन अपॉइंटमेंट का, एंड बुक योर बायोमेट्रिक्स। अगर वो टैब आता है तो आप उस टैब को जब क्लिक करते हैं तो वो फिर सुप्रा की वेबसाइट पे चला जाता है। जब आप, एक थर्ड पार्टी है होम ऑफिस के पार्टनर्स हैं सो कॉल्ड, और आप सुप्रा की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ ऑप्शन आती है जब अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो चेकलिस्ट में आते हैं आप उधर अपलोड कर दें, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपके कई डॉक्यूमेंट्स जाते नहीं हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें अपलोड करने नहीं आते, तो उसमें सुप्रा ने आपको ये ऑप्शन दी हुई है कि आप प्रीमियम सर्विस अपॉइंट कर लें। उनका प्रीमियम सर्विस का मतलब नहीं सेम डे सर्विस, वो प्रीमियम लाउंज है, उधर वो आपको फ्री में आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके दे देंगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम लाउंज को बुक नहीं करेंगे, आप नॉर्मल लाउंज को बुक करेंगे, तो उधर एक नीचे ऑप्शन आती है कि आप 70 पाउंड दे के, आई थिंक इट्स 69 पाउंड समथिंग, कि आप हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लें। ज़्यादातर लोग उनकी सर्विस इसलिए आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहे कि लोग कहते हैं कि जी वहाँ हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी 30 से ज़्यादा पेजेस हम अपलोड नहीं करके देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट थोड़े ज़्यादा हैं, तो लोग तो प्रेफर करते हैं वो ख़ुद अपलोड कर दें। कभी कभी होता है जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो टैब ही नहीं आता बुक इन अपॉइंटमेंट का। कोई घबराने की बात नहीं है, उसका मतलब ये है कि होम ऑफिस खुद आपसे रब्ता करेगा, और जब होम ऑफिस आपसे रब्ता करता है, अगेन आपको ये नहीं बोलता कि डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो आपको एक लिंक भेजता है, उसमें आपने स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कुछ लोगों के पास स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, ऑल्दो टेलीफोन पे फ्री सर्विस आ गई है अब स्कैन की, लेकिन अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, आप तस्वीरें खींच के भी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स आपके लिए कि अब बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आपको कहीं डॉक्यूमेंट भिजवाने पड़ेंगे, बिकॉज कहीं भी डॉक्यूमेंट भिजवाने की ज़रूरत नहीं है ना। विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई। जी जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछिए। जी तारिक भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी फैमिली का इंडेफिनिट अप्लाई करना है। 4 मार्च 2021 को उनके 5 साल पूरे होते हैं, और उनके पास जो वीज़ा है मेरे बेटी और मेरी वाइफ के पास वो है 28 मई 2021 तक का, और बेटे के पास है अक्टूबर
2021 तक था। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आया मैं 28 डेज पहले उनका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ? 4 मार्च को है तो 8 फरवरी को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आया मैं अपने बेटे, अब मेरा वो ओवर 18 है तो, और बेटी भी, अब मैं उनका भी इकट्ठा ही अप्लाई करूँगा? लास्ट टाइम भी जब मैंने एक्सटेंशन के लिए किया था तब भी इकट्ठा किया था, तब भी बेटा ओवर 18 था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर आपकी कॉल का। देखें, जो पहली रिक्वायरमेंट है कि 60 मंथ्स पूरे हो जाएं आपकी वाइफ को, तो जब 60 मंथ्स पूरे होते हैं, जो उसमें से आखिरी 28 डेज हैं वो ग्रेस पीरियड है। तो जब भी उनके 5 साल पूरे होने लगे, डजेंट मैटर उनका वीज़ा कब तक चल रहा है, बिकॉज अक्सर लोग बीच में एक्सटेंशंस करते हैं, वो एक्सटेंशन में 8-8, 9-9 महीने लग जाते हैं, वो सारा लीगल पीरियड होता है अगर इन टाइम एप्लीकेशन है। तो जो उनका इनिशियल एंट्री क्लियरेंस है इस मुल्क में, उससे 5 साल पूरे हो गए, उसमें से जो आखिरी 28 डेज़ हैं वो ग्रेस पीरियड है। तो जब भी उनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर, अप्रैल और बाद में, आप वो कर सकते हो। जहाँ तक बच्चों की बात है, वो इसी तरीके से उसको ट्रीट करते हैं कि अगर आपके बच्चे आए थे व्हेन दे वर डिपेंडेंट्स, अंडर 18, अगर ओवर 18 भी हो जाए, हम उनको डिपेंडेंट ही ट्रीट करेंगे एज लॉन्ग एज वो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी नहीं गुजार रहे। तो दीज आर व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल फॉर, और उसी तरीके से आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 क्वेश्चन पूछने थे, छोटे छोटे जी। अच्छा, मेरा इंडेफिनेट ड्यू है कुछ महीने के बाद। एक्चुअली मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है, और जब मैंने अप्लाई किया था मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ था, और जब मेरा स्टेटस हुआ तो मतलब मेरे 2 बच्चे हैं। जब मेरा स्टेटस हुआ तो फिर मेरा छोटा बेटा जो है उसको मेरे साथ वो चीज मतलब रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट नहीं हुआ था। इसका मैंने बाद में फिर अप्लाई किया। अब मेरा इंडेफिनेट ड्यू है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने 1-2 लॉयर से बात की तो वो कह रहे थे कि मेरे छोटे बेटे का मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन इसकी वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो मेरे साथ ही है, मेरे छोटे बेटे की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जब इंडेफिनेट मेरा और मेरे बड़े बेटे का होगा तो छोटे का भी साथ ही होगा, या फिर क्या प्रोसीजर होगा? मतलब ये 5 ईयर प्लस का हो जाएगा मेरा छोटा वाला बेटा, तो ये इसकी क्या नेशनलिटी मतलब पासपोर्ट होगा या इंडेफिनेट होगा? मुझे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ऑलराइट, थैंक यू मैम आपकी कॉल का। देखें, जो नेशनैलिटी बच्चों की है ना, वो 3 तरीक़ों से नेशनैलिटी में रजिस्ट्रेशन होती है बच्चों की, वो 3 तरीके से होती है अगर बाय बर्थ बच्चे ब्रिटिश नहीं है। या वो यहाँ 10 साल अपने पूरे कर लें, मीनिंग पैदाइश के बाद उनकी एज 10 तक हो जाए, वो वाली चीज़। सेकंड ये केस लॉ के बच्चे जब पैदा हुए थे इस मुल्क में उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं है और वो स्टेटलेस कहलाते हैं, और 5वीं अपनी बर्थडे पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ा मशहूर उसका केस है, एक दिमाग में नहीं आ रहा, बट वो इंडियन बच्चों के लिए, मतलब इंडियन पेरेंट्स के लिए, कि जिनके बच्चे पैदा होते हैं इस मुल्क में, और इंडियन पेरेंट्स अगर ये प्रूव करके दे दें कि उनके बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो वो फिर उनको स्टेटलेस काउंट करते हैं। मज़े की बात है कि पाकिस्तान पे भी यही चीज़ होती है, लेकिन हमारी एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही, इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ मार खा रहे हैं। और मैं शुरू में भी कहा था प्रोसीजर बड़ा मुश्किल है इसका, लेकिन अल्लाह करे फ्यूचर में अगर हमारी एम्बेसी हमारा साथ दे, पाकिस्तान एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तानी बच्चों के लिए भी ये होगा। वो पाकिस्तानी बच्चे मतलब जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ा सा साथ दे, जैसा इंडियन गवर्नमेंट अपने नेशनल्स का साथ दे रही है। बट कहने का मतलब ये है कि वो 5 ईयर वो वाला होता है। और उसके अलावा अगर पेरेंट्स को बाद में इंडेफिनेट मिल जाए और बच्चा यहाँ पैदा हो, तो फिर बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है एज ब्रिटिश चाइल्ड। तो मेरा कहने का मतलब, मुझे पता नहीं आपका जो छोटा वाला बच्चा है वो इधर पैदा हुआ था नहीं, बट क्योंकि ये एप्लीकेशन फ्री में, आप बिल्कुल उसको बीच में ऐड कर लें अपने उस एप्लीकेशन के, क्योंकि फ्री की एप्लीकेशन होती है सेटलमेंट की। लेकिन अगर वो बच्चा इधर पैदा हुआ था, जो मुझे लग रहा है जिस तरह आप बता रही हैं, तो फिर तो सीधी सीधी बात है, आपको इंडेफिनेट की भी क्या ज़रूरत है। जब आपके पास इंडेफिनेट आ जाए इंशाल्लाह, आप अपने बच्चे की डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ब्रिटिश चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना है, जब हम अपने आगे बायोमेट्रिक के लिए जाता है सपरा में, वो बता देते हैं सर कि आपका पेपर अपलोड हुआ है नहीं हुआ है सर? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि अब ब्रेक का टाइम हो गया तारिक भाई, तो ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं
आपके सवाल का जवाब दूंगा और फिर मैं और कॉल्स लूँगा। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। और इंशाल्लाह ताला अब हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापस आके हमारा आखिरी सेशन होगा इंशाल्लाह ताला। सी यू आफ्टर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अब ब्रेक पे जाने से पहले किसी की कॉल आई, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमें कैसे पता कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप सोप्रा की वेबसाइट पे लॉगिन करें वापस। आपके पास आपका पासवर्ड और लॉगिन होना चाहिए, और अगर भूल भी जाते हैं तो वो नया भेज देंगे पासवर्ड ऑनलाइन जाके। और जब आप उनकी ऊपर वाली टैब में देखते हैं वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड आता है, फिर राइट पे देखें तो जितने आपने अपलोड डॉक्यूमेंट किए होते हैं वो सारे वहाँ आ जाते हैं। और दूसरा हल ये है कि जब आप सुपरा पे अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड करने जाते हैं तो आप वहाँ जाके उनको पूछ लें कि जी मैंने कंफर्म करना है कि मेरे डॉक्यूमेंट ऊपर चढ़े हुए हैं या नहीं। और अगर कोई अच्छा बंदा वहाँ आपको मिल जाए तो वो ज़रूर बता देगा 2 मिनट में देख के कि आपके डॉक्यूमेंट सिस्टम पे चढ़े हुए हैं या अपलोड हुए हैं या नहीं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, अपलोड आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड हुए नहीं, बिकॉज अगर आपने खुद किए हैं तो आपको पता होगा, किसी से रिक्वेस्ट किए तो फिर आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि उन्होंने कर दिए होंगे। बट थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत हेल्प मिलती है आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी तारिक भाई, आपसे 2 क्वेश्चन पूछने थे मैंने। जी। एक तो ये कि मेरी कज़न का स्पाउस का लिए एप्लीकेशन सबमिट थी, तो थैंक गॉड के 7 मंथ के बाद उनका आंसर आया कि उन्होंने उनसे उनके हस्बैंड के बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मांगे थे, तो वो लॉयर ने सब सेंड किया उनको। तो उनके वेबसाइट पे ईमेल जो है ना वो डिलीवर नहीं हो रही थी। तो वो अभी 2 दिन पहले ईमेल तो डिलीवर हो गई है, लेकिन अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन ईमेल नहीं आई जी। तो ऐसा क्यों होगा? ओके, और कोई सवाल आपका? और सेकंड ये था कि इस बात को तो 7 मंथ हो गए हैं, 7 मंथ के बाद ये हुआ है और उनके फिंगरप्रिंट्स और एवरीथिंग हो गया था, ठीक है। इसके अलावा कितना टाइम लगेगा? और सेकंड ये था कि उनके पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनका 5 ईयर का वीज़ा है था, बट अभी वो 8 मंथ रह गया उनका वीज़ा फिनिश होने में। तो क्या वो अगेन 8 मंथ के अंदर अंदर दोबारा से विजिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात है, अगर होम ऑफिस कोई आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है तो मोस्ट लाइकली वो केस वर्कर मांग रहा है, उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो अनफॉर्चुनेटली कोई नया मैकेनिज्म नहीं है कि वो एक्नॉलेजमेंट भेजें, लेकिन केस वर्कर की क्योंकि ईमेल आपके पास है तो आप उसी ईमेल पे केस वर्कर को दोबारा ईमेल भेज सकते हैं कि जी डिसीजन थोड़ा जल्दी दे दें। जहाँ तक बात है टाइम का, ये वही मेरा पहले वाले सवाल का जो आपको मैंने जवाब दिया है कि इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। लेकिन अगर आपके पास एक दफ़ा केस वर्कर की ईमेल आ गई जिसने डॉक्यूमेंट मांगे तो आप उसी से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी थोड़ा जल्दी हमारा डिसीजन दे दें। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, मैं अजम्पशन ये ले रहा हूँ कि उनके पास मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा है, तो अगर मल्टीपल एंट्री है तो बिल्कुल दोबारा आ सकते हैं, लेकिन चेक कर लें क्योंकि आपने बोला उनके पास 5 साल का था और समथिंग लाइक दैट, तो वो ज़्यादातर मल्टीपल एंट्रीज़ होते हैं। तो अगर अभी उनके पास 8 महीने पड़े हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर विजिट पे आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू आजकल ट्रैवलिंग अलाउड है या नहीं, बिकॉज मैंने उसके ऊपर पढ़ा नहीं कि पाकिस्तान से आजकल आप आ सकते हैं या नहीं ट्रैवल करके। तो ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस वो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये हमें ये 10 साल हो जाने हमें, तो उसके लिए ये पहले हमें मिला था ये लीव फॉर लिविंग वीज़ा ना, तो ये मंथ में हमें 10 साल पूरे हो जाने हैं, तो हमें डेफिनेट अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो उसमें ये इंग्लिश का जो कोर्स होता है वो हमें, हम तो अनपढ़ हैं, अनपढ़ के लिए क्या कुछ होना चाहिए? ये लाजमी करना पड़ता है ये? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू जी। देखें, अगर मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने लगे हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं लॉन्ग रेजिडेंस की, तो फिर आपने ये देखना है कि आप कवानीन को पूरा उतरते हैं या नहीं। तो वो फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पता नहीं है तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपकी पूरी हिस्ट्री देख के आपको बता देंगे कि आप
क्वालिफाई करते भी हैं लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर या नहीं, या जो भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, अगर आपको नहीं पता किस बेसिस पे अप्लाई करना है, वो आपकी हिस्ट्री पूछ के, सारी चीज़ें पूछ के आपको बता देंगे उसी मीटिंग के अंदर कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए। अब आ जाते हैं इंग्लिश टेस्ट के ऊपर, बिकॉज सारी बात है जो लोग सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, जो मेन 2 टेस्ट उनको देने पड़ते हैं, लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट। अब इशू ये कि होम ऑफिस ने एक एग्जेम्पशन फॉर्म दिया हुआ है मेडिकल रीज़न की वजह से, लेकिन वो ना चाहिए कि कोई आपको ऐसी दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। इलिटरेसी कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ दिमागी बीमारी, तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि वो जो उन्होंने आपको एग्जेम्पशन फॉर्म दिया हुआ है जो आपने अपने डॉक्टर से भरवाना है, वो आप अपने डॉक्टर के पास ले जाएं, तो वो डॉक्टर इज़ मोर मेडिकली, आप समझ लें, क्वालिफाइड कि वो अपनी मेडिकल तरीके से ओपिनियन दे सकता है कि आया आप पे मेडिकल एग्जाम्शन अप्लाई होती या नहीं होती। बिकॉज अगर डॉक्टर अपना मेडिकल ओपिनियन दे दे तो वो अगर होम ऑफिस ना भी माने, आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई बोल रहे? जी बिल्कुल तारिक भाई, मेरा नाम हमीद है। मैं इस मामले में सवाल कर रहा हूँ कि मैं 2019 में मुझे इंडेफिनेट मिला था 2 साल की, 5 साल की सॉरी। तो उस वजह से मैं हॉलिडे पे गया था मार्च में, और मार्च में मैं गया, वहाँ फंस गया इंडिया में, 6 महीने के लिए फंस गया, फ्लाइट्स बंद हो गए थे। तो मैं नेचुरलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हूँ या मुझे, क्योंकि मैं 90 डेज के ज्यादा रहा था मैं इंडिया में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप टीवी पे अपनी आवाज़ सुन रहे हैं शायद, इसलिए आप आराम आराम से बोल रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो नेशनलाइजेशन होती है आखिरी साल, वो यही बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम बाकी पीरियड के 90 दिन से ज़्यादा बाहर ना हो, जो कि अगर आई थिंक उनकी पॉलिसी देखें तो 100 एंड समथिंग डेज़ तक फ्री कर देते हैं, लेकिन आपका बहुत लंबा पीरियड था। अब बात यह आ जाती है कि कोविड की वजह से आप वहाँ रुके हैं, तो वो डिपेंड करता है कि होम ऑफिस डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई करे ना करे ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अब अगर आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज सारी बात है ये जो नेशनलाइजेशन एप्लीकेशंस होती हैं दे आर नॉट चीप, काफ़ी महंगी हैं, और अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन भी बीच में लेंगे थोड़ी सी कॉस्ट वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आपकी जेब आपको इजाज़त नहीं देती कि आप उनको बोलें कि जी डिस्क्रेशन मेरे फेवर में अप्लाई करें कोविड की वजह से, तो फिर आप वेट कर लें, क्योंकि आप वापस आ गए और जब आपका 1 और साल गुजर जाए, यानी कि पिछला पीरियड आपका बिल्कुल, बल्कि 1 साल भी नहीं, 6-7 महीने में आपका पिछला पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो देन यू कैन अप्लाई अगेन। अदरवाइज़ अगर आपने होम ऑफिस की उस पे जाना है डिस्क्रेशन पे, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज देखें कोविड में ये किस तरीके से अपना डिस्क्रेशन अप्लाई करते हैं, नोबडी नोज़। अब इसके एक और एग्जांपल देता हूँ कि इनफैक्ट मैं आज पढ़ा था, जिन्होंने 12 जनवरी को जो नई अपनी पॉलिसी निकाली है कोविड के अंदर, उसमें उन्होंने एक और बात बोली है कि जी जो यहाँ विज़िट वीज़े पे भी हैं, या सिंपल ये बोला है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके लिए आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है, अब आपको कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई विज़िट पे आया है और शादी हो जाती है और वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहता है इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक, वो यहाँ से कर सकता है। दैट इज़ व्हाट दे वुड मीन। अब वो डिस्क्रेशन किस तरह अप्लाई करेंगे वी डू नॉट नो, बट पॉलिसी ये बोलती है। इसी तरीके से कोविड के अंदर काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हुई। अब आप वो रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो वो फिर आपकी कॉस्ट ज़ाया हो जाएगी। दैट इज़ द ओनली थिंग। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप वो रिस्क लेके उनको बोलना चाहते हैं कि मैं फंस गया था इस वजह से, वरना मैं वापस आ जाता, या यू वांट टू वेट फॉर फ्यूचर मंथ्स, और जब आपका पीरियड पूरा हो जाए देन यू कैन अप्लाई अगेन। वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी सर, मेरा मैं पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ। बैकग्राउंड इस तरह से कि मैं इनिशियली केम ऑन टियर 2 डिपेंडेंट वीज़ा, और मेरे वीज़े की जब एक्सटेंशन थी तो मेरे पार्टनर ने ILR अप्लाई किया था, लेकिन उसके अभी तक डिसीजन नहीं था आया। तो वी हैव गॉट ओनली अबाउट अ मंथ लेफ्ट। तो मैंने जो है वो अपना एज अ टियर 2 डिपेंडेंट केस डाल दिया था, और उस दौरान बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वीज़ा उसको ILR भी मिल गया था। और उसके बाद देन होम ऑफिस इवेंचुअली ग्रांटेड मी द टियर 2 डिपेंडेंट एक्सटेंशन फॉर 3 years, और वो अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है। अब उसकी नेक्स्ट एक्सटेंशन ड्यू इस साल जो है वो ड्यू है,
और मैं तब तक ILR के रेजिडेंस पीरियड भी क्वालिफाई नहीं करूंगा, तो आई वाज थिंकिंग कि would I be still be able to apply as a tier 2 dependent extension या मुझे कैटेगरी चेंज करनी है? और दूसरा ये कि जो मैं NHS की फी दूंगा उसके बाद जब इवेंचुअली मैं सेटलमेंट के लिए क्वालिफाई करूंगा तो क्या वो फी का कुछ पार्ट रिफंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि वेदर यू विल बी एबल टू स्विच, वो बात करती है आपके सर्कमस्टांसेस पर। इतना याद रखें कि अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट से स्विच करेंगे अपेंडिक्स FM पे तो आपका पीरियड 0 से काउंट होगा, यानी कि पुराना पीरियड ऐड नहीं हो सकेगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप PBS डिपेंडेंट से स्विच करते हैं अपेंडिक्स FM के अंडर, तो वो जो आपका पीरियड है वो 0 से काउंट होगा और फिर आपको पूरे 5 साल दोबारा गुजारने हैं। अगर आप PBS डिपेंडेंट की एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, बिकॉज नॉर्मली देखने में आया है कि जो मेन एप्लीकेंट पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर सेटलमेंट लेते हैं उनके PBS डिपेंडेंट उसी तरीके से चल सकते हैं इवन अगर उन्होंने सेटलमेंट ले भी लिए हैं जब तक उनके 5 ईयर्स पूरे नहीं होते। तो एज लॉन्ग एज आप अपनी एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट पूरी मीट करते हैं एज PBS डिपेंडेंट एट द टाइम ऑफ योर एक्सटेंशन, तो आपको अपेंडिक्स FM में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हैं स्विच करने का, क्योंकि आपने पूछा है, तो एक बात का ख्याल रखें कि अपेंडिक्स FM पे आपका पीरियड 0 से शुरू होगा। जहाँ तक बात है IHS की, मुझे इतना पता नहीं है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज मैंने उस साइड ऑफ पॉलिसी को अभी तक देखा नहीं है, तो आई कैन नॉट कॉमेंट कि आया अगर कोई बंदा 1 साल बाद ही क्वालिफाई करता है तो IHS का कोई रिफ़ंड करते हैं, यानी जो लॉजिक है वो कहती है नो कि वो रिफ़ंड नहीं करके देंगे, लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। मुझे अभी इस तरह की कोई पॉलिसी का पता नहीं क्योंकि मैंने चेक नहीं की, तो आई डू अपोलोजाइज। लेकिन मेरी लॉजिक ये कहती है कि दे वुडंट बी रिफंडिंग यू एनीथिंग, बट दैट्स वेयर आई एम। लेकिन अगेन अगर सब्जेक्ट टू पॉलिसी, लेकिन मैंने पॉलिसी कोई ऐसी पढ़ी नहीं, क्योंकि इसका मतलब नहीं मैंने पढ़ी नहीं, मतलब मैंने देखी नहीं। सो माई अपॉलॉजीज टू यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी तारिक भाई, मेरे 3 क्वेश्चन है जी जी, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। एक्चुअली एक है जी UK ब्रिटिश पासपोर्ट, और सेकंड है स्पोर्ट्स वीजा के लिए, और तीसरा है IHS के लिए। जी जी पूछे। मुझे आपसे ये जी आप क्वेश्चन ये है कि जो ब्रिटिश जो आपकी शादी ओवरसीज हुई होती है और उधर से जो आपके बेबीज होते हैं ओवरसीज में, और आप अगर ब्रिटिश नेशनल हो यानी थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो वो क्या आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं बाहर से ही अगर आपकी मिसेज हो? दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पोर्ट्स वीज़ा अप्लाई करना है मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बेसिस पर, मेरी इनकम 23,400 पर एनम है। तो मैंने ये क्वेश्चन ये था कि जब हम मेरे बेबी का पासपोर्ट बन के आ जाएगा अगर, तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे स्पोर्ट्स वीज़े के लिए मेरी मिसेज के लिए जो ओवरसीज में होती है, तो उसमें जो बेबी मैंने अपना इंडिपेंडेंट शो करना है या अपनी मिसेज का शो करना है? और तीसरा ये है कि जब IHS होगा तो उस पर उसको लगेगा या नहीं लगेगा? बस ये क्वेश्चन है मेरा। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। क्योंकि आपको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप मिली है, तो इंशाल्लाह जो भी आपकी औलाद पैदा होगी UK से बाहर, वो अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए व्हेन दे आर बोर्न। सो गुड लक विद दैट। जहाँ तक बात आती है डिपेंडेंसी की, आपकी वाइफ भी आपकी डिपेंडेंट है, तो टेक्निकली बच्चा भी आपका डिपेंडेंट है। और जहाँ तक बात आती है NHS की या एप्लीकेशन इटसेल्फ की, तो जब बच्चा ब्रिटिश होता है तो वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आता। मीनिंग अगर फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट 18,600 है वाइफ के लिए और बच्चा पैदा होता है, दैट चाइल्ड इज़ ब्रिटिश, तो वो रिक्वायरमेंट 18,600 ही रहती है। एज ऑपोजिट टू अगर कोई बच्चा नॉन ब्रिटिश है तो आपको पता है आई थिंक 3,600 या 800 से बढ़ जाता है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो ब्रिटिश बच्चों के लिए नहीं बढ़ता। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा शो अख्ताम पे आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आप मुझे पता है आप लॉग इन करते हैं एवरी वीक। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इवन इन दिस लॉकडाउन पीरियड हम लोग अपने शोज़ को करते रहें, बिकॉज कोर्ट्स खुले हुए हैं, होम ऑफिस खुला हुआ है, तो आपको पता है कि सर्विस भी खुली है, तो आई थॉट कि ये भी कंपल्शन है कि हम लोग आपको कंपल्सरी कि आपको बताते रहें व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग। आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हौसला अफजाई होती है। और अपना ख्याल रखें, और आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।